नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम। स्वागत है आपका। आज मैं वीडियो की शुरुआत कुछ दो पंक्तियों से करना चाहूँगा। वो पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। खाली सड़कें देखकर मन में उठा एक सवाल है। खाली सड़कें देखकर मन में उठा एक सवाल है। जो इन सड़कों पर ही रहते थे, आज उनका क्या हाल है। आज पूरा विश्व कोरोना से लड़ रहा है। भारत की स्थिति भी बहुत ही गंभीर है, लेकिन भारत में लड़ाई एक मोर्चे पे नहीं, दो मोर्चे पे चल रही है। भारत पहला तो कोरोना वायरस से लड़ रहा है और दूसरी लड़ाई उसकी इस समय भूखमरी और गरीबी से है। भारत का करोड़ों आदमी इस समय इस हालातों से गुजर रहा है। बड़े बड़े शहर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता और हैदराबाद जैसे शहरों को जिन्होंने बनाया है, जो वहाँ के व्यापार, वहाँ के वाणिज्य को एक ऊंचे दर्जे पे ले जाते हैं, आज उन लोगों की हालात बहुत ही गंभीर हैं। आज वो दो वक्त की रोटी और रहने के लिए जगह और बेसिक चीज़ों के लिए बहुत ही कठिनाई झेल रहे हैं। हालात ऐसे हो चुके हैं कि वो इतने बेचैन हो गए हैं कि वो पैदल ही अपने गांव की तरफ बढ़ना चाहते हैं। आपने 24 मार्च को जब पहली बार लॉकडाउन हुआ था, तब देखा होगा कितने लाखों संख्या में आनंद विहार से कितना वर्कर पैदल ही अपने गाँव की तरफ चल पड़ा था। वो दूरी 100-200 किलोमीटर नहीं थी, वो दूरी कम से कम 500, 700, हजार किलोमीटर की दूरी उन्होंने पैदल ही नाप ली थी। आज की स्थिति इतनी है कि आपने 3 से 4 दिन पहले देखा होगा जो सूरत और मुंबई जैसे इलाकों में हुआ, वहाँ पर भी लाखों मजदूर, हजारों मजदूर सड़कों पे आ गए थे और उनकी मांगे वही थी कि उन्हें गांव पहुंचा दिया जाए। क्यों? क्योंकि उनकी जो बेसिक नीड है, बेसिक नीड किसी इंसान की क्या होती है? रोटी, कपड़ा, मकान। कपड़ा उनके पास है और रोटी और मकान, यानी रहने की जगह नहीं है और खाने की दो वक्त की रोटी उनके पास नहीं है। तो कुछ बेसिक चीज़ें उनको नहीं प्राप्त हो पा रही हैं, जिसके कारण वो समस्या में है। आज उनके पास पैसे नहीं है। अगर उन्हें राशन मिलता है तो गैस भराने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। अपने बच्चे को दवा लाने के लिए, अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए पैसे नहीं है। तो हालात बहुत ही गंभीर हैं इस समय। आप बताइए, जब से 21 तारीख से हमने रोटी का शक्ल नहीं देखा, जो कि इसी हाथ से रोटी बना के देने वाला आदमी। हम कारीगर इंसान हैं, मैं नहीं, भत्तेरे कारीगर है। आज 4 दिन से पेट भर का खाना नहीं खाया हमने। होटल पे जॉब करता हूँ मैं, नॉर्थ इंडियन डिश बनाता हूँ। जो भी 500-600 मिलते हैं, लेकिन मैं डेली लेता हूँ। फिलहाल होटल बंद नहीं, इसलिए मजबूरी में पड़ा हूँ। मजबूरी से खड़ा रहना पड़ता है। हाँ, हम तंदूर का कारीगर हैं हम, ठीक है। 600 रुपये मिलते हैं तंदूर पे, रोज लेते हैं, रोज खाते हैं, रोज कमाते हैं। लेकिन जब आते हैं कमा के यहीं सोते हैं, यहीं खाते पीते, खत्म हो जाते हैं पैसे, फिर हम जाते हैं। हमारा कोई आधार कार्ड नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कोई परिवार नहीं। कहाँ जाएंगे हम यहाँ से? आप बताओ बाबूजी, मोदी ने ये करवा दिया, हम कहाँ जाएंगे? गरीब आदमी। भूख के मारे बीमारी नहीं होगी इन सबको? बताइए आप, ये कहाँ पे जाएंगे? सब अलग अलग प्रांत के हैं ना, इनको छत छुपाने की जगह, बारिश आए तो ना सोने की जगह, सब ऐसे ही हैं बेचारे। और इधर पुलिस मारती है। इधर बैठो तो इधर से भगाते हैं, बोलते हैं भाग जाओ। ट्रेन बंद है, कहाँ भाग जाऊँ? घर जाने की कोई व्यवस्था है नहीं है। और अगर आप बिंदुवार तरीके से बात करें कि इन समय माइग्रेंट वर्कर जो फंसे हुए मजदूर हैं, उनकी समस्या क्या है, तो उस पर स्वान एक संस्था है, उन्होंने एक सर्वे कंडक्ट किया है। वो लगभग 10,000 से अधिक लोगों पर उन्होंने सर्वे कंडक्ट किया, जो इस समय मजदूर फंसे हैं, उनसे बातचीत की है, तो उनसे कुछ डाटा निकल के आता है। तो बिंदुवार तरीके से हम समस्या पे बात करेंगे और इस जो इन्होंने सर्वे किया है उससे हम कंपेयर करेंगे। तो पहली समस्या जो निकल के आती है वो है भोजन तक पहुंच। क्या उनके पास भोजन की व्यवस्था है? इस पे स्वान की जो स्टडी है उस पर यह पता चलता है कि 13 अप्रैल 2020 तक जो 50% लोग हैं इन वर्कर्स में, उनके पास सिर्फ एक दिन का राशन बचा हुआ है। अब देखिए, राशन का अगर आप समझें तो राशन जो सरकार मुहैया करा रही है वो राशन कार्ड पे मुहैया करा रही है। जो लोग इस समय बड़े बड़े शहरों में फंसे हुए हैं, दिल्ली, मुंबई में, उनके राशन कार्ड उनके गांव में रजिस्टर होते हैं। और हालांकि एक प्रावधान है जो इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर के एक जो कानून बना हुआ है, उसमें कहा गया है कि अगर उनको ऐसी विपत्ति आती है तो उनको राशन प्रोवाइड करने के लिए उनका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। लेकिन स्टेट ने, राज्य सरकारों ने पहले इस पे काम नहीं किया और लगभग लाखों मजदूरों का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिसकी वजह से उनको राशन नहीं मिल पा रहा है। वाले थे तो लोग थोड़ा बोरिया बिस्तर लेके चलते हैं। हाँ, तो यहाँ पे जो बाहर आए थे उनके बैग्स वगैरह नहीं थे, तो ऐसा क्यों? देखिए, हम लोगों को शांति से बोला था, आपको अभी 3 तारीख तक प्राइम मिनिस्टर बता दिया, बाहर गांव जा नहीं सकते हैं। आप जो जगह में रहते हो, जगह में आपको व्यवस्था करेगा। इसीलिए वो लोग इतना फॉर्म भर के दिया था एक उम्मीद का सामने। ये फॉर्म भर के देने के टाइम में भी कई घर के अंदर कई दिन से अनाज नहीं पक रहे। एरिया में 15,000 जो बंगाल का, बाकी यूपी का, बिहार का और मैक्सिमम बंगाल का लोग इस एरिया के अंदर लोग सिर्फ सब माइग्रेंट लेबर है। माइग्रेंट लेबर है।
में एक रूम में 50-50, 60-60 लोग रहते हैं। सोने के लिए जगह नहीं है और रूम में बैठने की जगह। दूसरी चीज है रुकने की व्यवस्था। आपने इस समय दिल्ली की यमुना नदी के पास के इलाकों की फोटोज देखी होंगी, नहीं देखी तो मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। और आपने इस समय लगभग शेल्टर रूम की कहानियां भी सुनी होंगी कि एक एक शेल्टर रूम में क्या क्या हालात हैं। मैं आपको बता दूं कि इस समय अगर आप आंकड़ों पे जाएं तो आजीविका ब्यूरो के अनुसार लगभग 12 करोड़ ऐसे लोग हैं जो माइग्रेंट हैं, जो अपने इलाकों को छोड़कर दूसरे इलाकों में जाते हैं काम करने के लिए। और जो गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस एनजीओ जो रिलीफ कैंप और शेल्टर्स का मतलब सीधे कि जहां पर लोगों को अस्थायी व्यवस्था के रूप से रोका जा रहा है, तो उनकी संख्या अगर आप सोचें तो कितनी होगी? लगभग 37,978 रिलीफ कैंप और शेल्टर्स राज्य सरकार, केंद्र सरकार और एनजीओ के द्वारा बनवाए गए हैं। 37,978 कैंप। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी संख्या लगभग करोड़ों के आसपास है। और इन कैंपों में जो सरकार का आंकड़ा वो बोलते हैं कि लगभग 14.3 लाख लोग रुक रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो बाकी लाखों लोग हैं उनका क्या हाल है। तो आप फोटोज देख ही रहे हैं इस समय कि यमुना नदी के आसपास इतनी भीड़ लगी हुई है, लोग सड़कों पे सो रहे हैं, जिनको जहां जगह मिल जा रही है वो वहीं पे सो जा रहे हैं। तो हालात इस समय इनकी भी समस्या, इनके भी खराब है, क्योंकि एक तो उनके पास रहने की जगह नहीं है। अगर शेल्टर्स में जा भी रहे हैं तो वहां पर इतना क्राउड है, ओवर क्राउडेड हो जा रहा है कि 50 से 60 लोगों को एक एक कमरे में रखा जा रहा है। तो हालत इस समय बहुत ही ज्यादा गंभीर है। तीसरी जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है वो मनी, पैसा लोगों के पास नहीं है। अगर आप स्वान की रिपोर्ट पे जाएं तो उनका आंकड़ा यह है कि लगभग 75% लोगों के पास 13 अप्रैल तक सिर्फ 200 रुपए बचे थे। आप समझ सकते हैं कि जो लोग फंसे हुए थे उन्होंने सोचा था कि 15 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा, 14 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा, उसके बाद लॉकडाउन से हट जाएगा तो उनको मजदूरी मिलने लगेगी, उनको काम मिलने लगेगा और वो अपना घर बार चला सकेंगे। लेकिन हुआ ये कि उन्होंने ये प्रेडिक्शन नहीं की थी कि ये 3 मई तक जाएगा। उनके पास जो भी पैसा था उन्होंने 14 अप्रैल के हिसाब से खर्च किया और आज उनके पास पैसे की किल्लत है। स्वान की रिपोर्ट, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, स्वान की रिपोर्ट के अनुसार लगभग जो मजदूर फंसे हुए हैं और जो जहां से वो रहते हैं, जैसे यूपी का मजदूर इस समय मुंबई में फंसा हुआ है, बिहार का मजदूर दिल्ली में फंसा हुआ है और मुंबई में फंसा हुआ है। तो स्वान की रिपोर्ट ये बताती है कि 99% मतलब 100 में से 99 लोगों को सरकार जो पैकेज दे रही है, सरकार जो 1000, 2000, 3000 रुपए दे रहा है वो नहीं पहुंच पा रहा है। अगली चीज है उनमें भेदभाव की भावना। माइग्रेंट वर्कर और जो ये फंसे हुए मजदूर हैं, इनकी सबसे बड़ी शिकायत ये है कि सरकार उनके साथ भेदभाव कर रही है। वो ये कहते हैं कि जब कोई विदेश में आदमी फंसा होता है उसको आप एयरप्लेन प्राइवेट भेज के भी आप उनको बुला लेते हैं, लेकिन अगर आप किसी दूसरे राज्य में आदमी फंसा हुआ है उसके लिए आपके पास कोई नीति नहीं है। उनका ये भी कहना है कि जब विदेश से कोई दूसरा आदमी आता है तो उसकी आप बाकायदा स्क्रीनिंग करते हैं और अगर कोई किसी राज्य से कोई मजदूर घर लौटता है तो उस पर आप केमिकल का छिड़काव करते हैं। ये कहाँ की राजनीति है, ये कहाँ की एक समानता है। अगली चीज ये है कि सरकार से उनकी एक नाराजगी है। वो कहते हैं कि मनरेगा के टाइम पर आपने 24 मार्च से लेके 20 अप्रैल तक उनकी मजदूरी काट ली। वो कहते हैं कि इन हालातों में जब उन्हें पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब उनको काम भी नहीं मिला, जब काम नहीं मिला तो उनको पैसे नहीं मिले। और वो ये भी कहती है कि सरकार बार बार बोलती है कि जो कंस्ट्रक्शन मालिक हैं, जो जहां पर लेबर्स काम करते हैं, जो साइट्स हैं, वो ना लेबर्स को फायर करें ना उनकी सैलरी कट करें। लेकिन वो कहते हैं कि जब आप ही ने, सबसे बड़ी संस्था सरकार है जहां पर मनरेगा का लगभग लाखों करोड़ों वर्कर काम करता है, जब आप खुद ही हमें सैलरी नहीं दे रहे हैं 24 मार्च से लेकर 20 अप्रैल तक, जब एक सरकार हमें सैलरी नहीं दे रही तो हम कैसे किसी साइट मालिक से, किसी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग मालिक से हम ये कह सकते हैं कि आप हमें सैलरी दीजिए। तो यहाँ पर उनकी मांग ये थी कि सरकार खुद एक एग्जाम्पल सेट करती और लोगों से और इन मालिकों से कहती कि आप भी इनका रहने की जगह दीजिए, खाने की जगह दीजिए, खाने के लिए सामान दीजिए और पैसे भी दीजिए। तो बस मेरा यही कहना है कि सरकार इस समय जो एक जंग लड़ रही है, एक मोर्चे पर लड़ रही है, तो उसको दोनों मोर्चे पर 50-50% नहीं तो कम से कम 60-40 के हिसाब से ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि हम एक तरफ से कोरोना वायरस से होने वाली डेथों को तो बचा लेंगे, लेकिन अगर उसके इनडायरेक्टली हमें भुखमरी और गरीबी से मौतें देखने को मिली तो ये शायद भारत अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। ऐसे नहीं है। भारत में डेली खाओ डेली कमाओ पर लोग रहने वाले हैं। 400 रुपये उनकी मजदूरी होती है, उतना खाते हैं, उतना चलाते हैं और जो पैसा बचता है वो अपने परिवार को भेज देते हैं। तो भारत की स्थिति
अन्य कंट्रीज से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो। तो भारत को आप संज्ञान में लेकर भारत के मजदूरों को, भारत के किसानों को, भारत के जो वृद्धजन हैं उनको भी आप ऐसा रिलीफ पैकेज दीजिए, ऐसा उनको सुविधाएं दीजिए जिससे उनको ऐसा ना लगे कि वो भारत से एक्सक्लूड हो चुके हैं, भारत से हट चुके हैं। भारत की जो एक परिभाषा है, हम भारत के लोग, जो हमारा संविधान बोलता है, उनसे वो हट चुके हैं। तो इस समय भारत सरकार के पास दोहरी जिम्मेदारी है और मैं कोरोना वायरस से ज़्यादा जिम्मेदारी इसकी बारी समझता हूँ कि आपको इन लोगों की भी जान बचानी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।